हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी आपके बायोमोलिक्यूल्स का एक टॉपिक है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल हम लोगों का जैसे पॉलीसेक्राइड्स है और पॉलीपेप्टाइड्स है। पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो जब अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बन जाता है, शॉर्ट सीक्वेंस, तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं और वो फर्दर फिर प्रोटीन बनाता है। तो हमारा पॉलीसेक्राइड्स पॉलीपेप्टाइड्स की तरह जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। तो हम लोगों को क्या करना है? न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में देखना है। तो ये हमने बताया था आपको पहले भी कि जब भी आप कोई सा भी टॉपिक, जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में, बायो में, तो वो लिखा स्टार्टिंग ही में लिखा रहता है ये कि क्या है? एसिड इनसॉल्युबल पूल का पार्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो कि किस में रह गया था? रिटेंटेट में रह गया था, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, या इसका जो मोनोमर है जिससे मिल के बना होता है हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। पॉलीमर है तो इसका कोई मोनोमर होगा। इसका जो मोनोमर है वो क्या है? इसका जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। इसका मोनोमर क्या है? दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स जो सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो जब आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड है, हम उसके स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में समझो, देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट से बना हुआ होता है। ऐसा 3 चीज़ से मिलके बना हुआ होता है जो कि केमिकली एक दूसरे से फर्क होता है। और ये कितने चीज़ से मिलके बना हुआ होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ से मिलके बना हुआ होता है। 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। जो पहला कंपोनेंट है, द फर्स्ट कंपोनेंट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो कि एक्चुअल में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है ना। दिस इज द नाइट्रोजनस बेस और वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में? मोनोसेक्राइड होता है। इट्स अ टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड 5 कार्बन कंटेनिंग। कितना कार्बन होता है इसमें? 5 कार्बन कंटेनिंग का होता है। पेंटोज शुगर होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। तो इस शुगर का क्या नाम है, उसका कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। और जो उसका थर्ड कंपोनेंट है, ये सारा कंपोनेंट्स हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? ये सारा कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 1 इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। कंपोनेंट नंबर 2 दूसरी चीज क्या है? शुगर है, पेंटोज शुगर। चलो ओज लग गया तो पेंटोज शुगर बोलने की जरूरत नहीं है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर समझ में आ रहा है ना। और थर्ड हमारा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है बताओ? PO4 3-। इसका मतलब क्या है? इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है ना। 3- है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा डीएनए जो होता है वो एक्चुअल में नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। सो यही रीज़न है, क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में, इसीलिए हमारा डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि 3 मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है ना। तो अब 1 बाय 1 हम लोग सारे कॉम्पोनेंट्स को पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट जो है हमारा, दिस इज द कंपोनेंट नंबर 1। दिस इज द कंपोनेंट नंबर 1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या होता है? ठीक है, आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर तो देखा होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यही होता है ना। अगर लेकिन इसके देखो जितना भी इस पे पॉइंट है सब में क्या है? सारा का सारा कार्बन है। लेकिन कार्बन के जगह पे मान लो हटा करके हम कहीं कहीं जगह पे क्या लगा दे रहे हैं? हम कहीं पे कोई और कंपाउंड, लाइक कोई और एटम, जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है ना।
तो ये हमारा इस तरह का, जिसमें एक ही रिंग के अंदर कार्बन भी है और दूसरा एटम भी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो हमारा जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसकी जो रिंग होती है, ये देखो इसकी रिंग है, इसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ साथ इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है। तो ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसके पास क्या है, नाइट्रोजन भी है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत कॉन्सेप्ट है कि हमारा नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है ना, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो हमारा जो नाइट्रोजनस बेस होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग प्रेजेंट है उसके बेसिस पे दो तरह का होता है, ठीक है। अगर दो रिंग प्रेजेंट है तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों का क्या कहलाता है, प्यूरीन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, प्यूरीन्स। और अगर सिंगल रिंग प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, पायरिमिडीन। ये स्ट्रक्चर हमारा पायरिमिडीन रिंग कहलाता है। तो इसको अगर हम लोग बाद में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग इसको डबल साइक्लिक को हम लोग दो बॉक्सेस से और सिंगल साइक्लिक बेस से अगर तो वन बॉक्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए प्यूरीन में क्या क्या आता है। प्यूरीन में हमारा टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है वो 5 होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ठीक है। 5 नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसमें से हमारा प्यूरीन जो है उसमें 2 आता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो है वो हमारा प्यूरीन है। और पायरिमिडीन में क्या है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। इसमें हमारा जो यूरासिल है वो डीएनए का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ हमारे आरएनए में मिलता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो ये याद कैसे रखेंगे, ये तो अभी हम लोग सुन रहे हैं पहली बार कि इतना इतना बड़ा बड़ा डिफरेंट नेम्स है, ठीक है ना, कितना अलग अलग तरह का नाम हो गया। इस नाइट्रोजनस बेस में जो डिफरेंट नेम्स है उसको अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, ठीक है। पढ़ते जा रहे हैं लेकिन याद नहीं है तो वो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना भी ज़रूरी है। तो देखो हम लोगों का फर्स्ट क्या था, प्यूरीन था, ठीक है ना। प्यूरीन में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस आता है, बोलो, एडेनिन आता है, एडेनिन, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है, ग्वानिन, ठीक है। यही दो आता है। एडेनिन को शॉर्ट में हम लोग ए लिखते हैं, ग्वानिन को हम लोग शॉर्ट में जी लिखते हैं। और ये कौन सा हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ये 2 कार्बन का 2 साइक्लिक का डबल साइक्लिक का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, ये प्यूरीन का 2 नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इसमें 2 रिंग होती है ना, इसमें 2 रिंग होती है, 1 रिंग और 2 रिंग। तो इससे हम लोग ये याद रखेंगे कि इसमें 2 रिंग है तो इसके पास कितना है, इसके पास 2 नाइट्रोजनस, इस कैटेगरी में 2 नाइट्रोजनस बेस आता है, ठीक है। जो कि इसके पास 2 रिंग है प्यूरीन के पास, तो इसके इस कैटेगरी में 2 नाइट्रोजनस बेस आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है ये याद रखने के लिए, मतलब नेमोनिक्स की तरह, प्यूरीन है ना, प्यूरीन को हम लोग प्योर लिख सकते हैं, प्योर मेटल। लेट अस सपोज कि कोई प्योर मेटल है। प्योर मेटल हमारा क्या होता है, सिल्वर इज ऑल्सो अ प्योर मेटल। और सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है ना, एजी। तो ए इज फॉर एडेनिन एंड जी इज फॉर ग्वानिन। तो ऐसे आप लोगों को याद रहेगा, प्योर, प्यूरीन इज फॉर प्योर, प्योर मेटल इज सिल्वर, और सिल्वर का जो हमारा सिंबल है केमिकल पेरियोडिक टेबल में जो सिंबल है दैट इज एजी। तो ए इज फॉर एडेनिन एंड जी इज फॉर ग्वानिन। तो इस तरह से छोटा सा जब हम कुछ बना लेते हैं ना, लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, सब छोटी छोटी ट्रिक्स जो है ना बहुत काम आती है। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है इससे हम लोगों को ये सारी चीज़ हम लोग फिर भूलते नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो ये आप लोगों को प्यूरीन का ट्रिक समझ में आ गया कि प्यूरीन को कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो प्यूरीन डबल 2 रिंग का स्ट्रक्चर है तो इसका 2 मेंबर होगा। दूसरा, प्यूरीन को हम लोग प्योर लिख सकते हैं, प्योर और प्यूरीन एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करता है। और इसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है। तो प्योर मेटल हमारा सिल्वर होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो सिंबल है दैट इज Ag, ठीक है ना। तो A इज फॉर एडेनिन एंड G इज फॉर ग्वानिन। इसको मैंने रिपीट कर दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप जब इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपको प्यूरीन आई होप याद रहेगा अब अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, पायरिमिडीन। नेक्स्ट कौन सा है,
पायरिमिडीन को कैसे याद रखेंगे, ये देखो पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में कितना रिंग होता है, एक ही रिंग होता है, और इसके अंदर कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस आता है, 3 आता है, ठीक है, CUT, CUT क्या हो गया, कट हो गया, और पायरीन क्या हो गया, पायरीन को हम लोग लिख सकते हैं पाई, ठीक है ना, पाई से आपको याद रहेगा, चेरी ऑन द पाई, सुना है ना आप लोगों ने पाई, तो कट पाई, कट अ पाई मतलब कि साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ये सारा हमारा किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है, पायरिमिडीन में आ रहा है, ठीक है ना। जब पाई को कट करेंगे CUT कट, और ये तीनों हमारा मिल गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया और थायमीन हो गया। ये किसका पार्ट हो गया, पाई का पार्ट हो गया। पाई किससे रिजेंबल कर रहा है, पायरिमिडीन से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है ना। और इसको जब हम कोई पिरामिड बनाते हैं ना, तो पिरामिड भी पाई से रिजेंबल करता हुआ वर्ड है, और उसका बेस क्या होता है, पिरामिड का बेस में सिर्फ एक सिंगल बेस होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक सिंगल रिंग है। क्या है इसके पास, सिंगल रिंग है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है जो आपको आगे चल करके बहुत काम आती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब ये ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं ना, तो फिर आगे में ये चीज़ हम लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो ये पूरा डिस्कशन किस पे था, ये पूरा डिस्कशन था हमारा हेट्रोसाइक्लिक, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का 3 पार्ट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्राइड एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरा डिस्कशन अभी हम लोग जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उस पर कर रहे थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में वो जो नाइट्रोजनस बेस है 2 तरह का होता है, वन इज प्यूरिन एंड अनदर इज प्यूरिन एंड अनदर इज बोलो पायरिमिडीन, है ना, ये याद रहेगा ना, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में 2 आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, उसका क्या ट्रिक है मैंने बता दिया। पायरिमिडीन में 3 आते हैं, CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ठीक है ना। तो ये सारा क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है तो बताओ कमेंट करके। अब देखो अब क्या होता है कि जब भी हम लोग DNA का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, अभी हम लोग DNA का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये एक जो हेलिक्स है ना, इसके पास कुछ बेस पेयर्स होते हैं और दूसरे के पास बेस पेयर्स होते हैं, और ये दोनों बेस पेयर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि प्यूरिन्स जो होता है, प्यूरिन्स किसके साथ पेयर करता है, पायरिमिडीन के साथ। प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विथ पायरिमिडीन, और ये हमारा, ये आपको याद रखना है कि ए जो है एडेनिन इज ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन, और ये किससे, कितने बॉन्ड से ये पेयर करता है, 2 से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है ना। और जो साइटोसिन ग्वानिन है, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ ग्वानिन, C और G, A और T, C और G, AT की पेयरिंग होती है, CG की पेयरिंग होती है। इसमें कितना बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और AU पेयरिंग आपको कहाँ मिलेगी, RNA में। RNA में एक्चुअल में यूरेसिल के जगह पे क्या होता है, RNA में एक्चुअल में सॉरी था, अब थायमीन के जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है ना। तो ये सारा आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि पेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, A ऑलवेज पेयर्स विथ T एंड C ऑलवेज पेयर्स विथ G, ठीक है ना। तो इजी लग रहा है ना, कोई कहीं पे कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कौन से टॉपिक पे आ गए, हम लोगों ने एक कवर कर लिया है, फर्स्ट पार्ट जो था, जो फर्स्ट कंपोनेंट था, जो कि क्या था हमारा जो नाइट्रोजनस बेस था, वो हम लोगों ने देख लिया, डिटेल में देख लिया, उसकी दोनों कैटेगरी देख ली, उसकी पेयरिंग देख ली, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज द मोनोसैकेराइड। कौन सा मोनोसैकेराइड इसमें होता है, पेंटोज शुगर होता है, और ये 2 तरह का होता है, राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर। या तो इसमें क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, या नहीं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। दोनों में फ़र्क क्या है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फ़र्क क्या है। जब हम लोग ये राइबोज शुगर लिखते हैं और यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, देयर इज़ द 5th कार्बन।
तो जो सेकेंड कार्बन है ना, राइबोज में सेकेंड कार्बन पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, और डीऑक्सीराइबोज में जो सेकेंड कार्बन है, दिस इज द सेकेंड कार्बन, वहाँ पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिसिंग होता है। यहाँ पे हमारा एक OH ग्रुप नहीं है। कहाँ पे नहीं है? सेकेंड प्राइम पे नहीं है, सेकेंड कार्बन पे नहीं है। तो इसको हम लोग सेकेंड प्राइम डीऑक्सीराइबोज भी कह सकते हैं, याद रखने के लिए। तो ये दोनों शुगर में सिर्फ यही डिफरेंस है, RNA में ये शुगर होती है हमारी, और DNA में ये वाली शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, जिसके सेकेंड कार्बन पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिसिंग है और एक वहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये डिफरेंस हो गया राइबोज और आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा पार्ट था फॉस्फेट ग्रुप, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? ये होता है PO4 3-। ये हम लोगों को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। ये DNA को या न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लिक एसिड को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो टर्म है, जो दो इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड, एक टर्म क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड, और एक टर्म होता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या है, बहुत छोटा सा फ़र्क है, S और T का फ़र्क है, ठीक है ना। इसके पास S है और न्यूक्लियोटाइड के पास T है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ अभी शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। इस शुगर के, इस राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे हमारा नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजनस बेस लिंक टू दी हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन पे मेरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप था ना, उसके साथ ये नाइट्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, एक लिंकेज बनाता है। इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी हम लोगों ने शुगर में जितना भी बॉन्ड पढ़ा, सारा बॉन्ड क्या था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। एन इसलिए, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है? नाइट्रोजनस बेस भी है। तो इस बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है। ये बॉन्ड होता है हमारा, सबसे पहले तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर होता है जो राइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस। जब ये दो स्ट्रक्चर मिल करके बनता है तो इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। और ये बॉन्डिंग होती कैसी है? ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज दी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये देखो, ये हमारा ये राइबोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे जो बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। आपको न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया? न्यूक्लियोटाइड बनने से एक पहले का स्टेप है, ठीक है ना। और कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड याद रखना है। ये बॉन्ड हमारा नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन, किस कार्बन से, शुगर के किस कार्बन से बेस अटैच हो रहा है? फर्स्ट कार्बन से बेस अटैच हो रहा है। तो फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस और किस बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है? किसी भी कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा कंपाउंड है, कहाँ पे अटैच है और किस बॉन्ड से अटैच्ड है ना। तो कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं? फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर है नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, ये नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड? तो ये हमारा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना? ये समझ में आया कि हम लोग न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड से जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? ये न्यूक्लियोटाइड ही जो है, ये हमारा क्या है? यही हमारा मोनोमर है जो कि फाइनली क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है, DNA एंड RNA, है ना। DNA और RNA ये मोनोमर है जो आपस में लिंक करके क्या बनाते हैं? DNA बनाते हैं, RNA बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में देखो क्या होता है, अभी जो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर था ना, उसमें सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है और किस बॉन्ड से हो जाता है? अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। हो तो जाता है फॉस्फेट ग्रुप अटैच, लेकिन कहाँ होता है और किस बॉन्ड से होता है, वो जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो ये राइबोज शुगर हो गया। राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर जब नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और इसको अभी हटा देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया। और जब ये इसका फिफ्थ कार्बन था ना, इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। किस लिंकेज से? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इस स्ट्रक्चर को शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, इस तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे,
ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को। फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन सबके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन।